Hello friends, welcome to the Vigyan.inc Academy. In this video lecture we'll learn about sexual reproduction. Sexual reproduction के हम बेसिक्स करेंगे, उसके बाद इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके दूसरे चैप्टर्स में है, ठीक है, फर्दर जो चैप्टर्स होंगे उनमें है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेजरली कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, हमने पहले से ही पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, जहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करके जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टेप हम लगाते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है, उसके प्रीवियस स्टेप्स और उसके लेटर स्टेप्स, उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आप खुद से सोच के देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या फ्यूज़ हो गए, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि वो कैसे मिले, ठीक है, उन्होंने कौन सी पाथवे चूज़ की, उनको गैमेट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन है वो आएगी, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कि भाई फर्टिलाइजेशन होके आपका जाइगोट बना, उसके बाद जाइगोट फर्दर डिवाइड कैसे किया, कैसे जाइगोट से आपका क्या कहते हैं इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हुई। ये हम बेसिकली इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन 3 फेजेस के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं उसके अंदर एक जो है, पहले तो है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेट्स कैसे फॉर्म हुए, ठीक है, फिर गैमेट्स ट्रांसफर कैसे हुए, फिर और फ्यूजन कैसे किस में होएगा, गैमेट्स का फ्यूजन होएगा फर्टिलाइजेशन में। अब गैमेट्स बने कैसे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस जो इसमें आता है ना बायोलॉजी में, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन की, कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन होना। लाइक अब आपके पास यहाँ पे है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस, नाम से ही पता चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, आपकी स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और oogenesis में क्या हो रहा है, आपकी ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो हम इसको बेसिक समझेंगे, फर्दर चैप्टर्स में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। बेसिक्स में हम देखेंगे प्राइमरी oocyte, ठीक है। oogenesis में क्या बना, हमने पहले ही देखा था कि मतलब गैमेट्स जब प्रोड्यूस होते हैं कौन से प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो होता है मियोसिस, ठीक है। अब आप देखें कि ये 2n प्लॉइडी के अंदर आपका एक सेल प्राइमरी oocyte है, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी निकल गई, ठीक है, एक प्लॉइडी उसकी घट गई। अब एन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte होएगा। तो ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस पूरा हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है मियोसिस। अब ऐसे ही आप फिर हमारे पास सेकेंडरी oocyte हो गया, और जो सेकेंडरी oocyte वेट करता है टिल द स्पर्म उसको आके मतलब फ्यूज़ नहीं कर जाता और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो ये जो फर्टिलाइजेशन फेज तक जो ये आपका क्या है oocyte, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में वहाँ पे रिसाइड करता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस कॉन्फ़िगरेशन में, 2n की कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, मियोसिस 2 हो जाते हैं, यहाँ पे मियोसिस 1 स्टेज होती है, फिर मियोसिस 2 की स्टेज हो जाती है, और हमें एन प्लॉइडी में स्पर्मेटेड मिल जाते हैं। बच्चा ये हमें स्पर्मेटेड मिले हैं, और स्पर्मेटेड से फिर स्पर्म की फॉर्मेशन में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और इनर चेंजेस आते हैं। देखो आप स्पर्मेटेड और स्पर्म में कितना फ़र्क देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उसका जो क्रोमोसोम है ये है स्पर्मेटेड में, ठीक है, और जब वो एक फुल्ली फंक्शनल स्पर्म हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें मोटिलिटी होती है, ये अपनी एनर्जी खुद से डेवलप कर पाता है, ठीक है, इसके पास हेड रीजन है, इसके पास टेल रीजन है, नेक रीजन है, तो ये पूरा एक स्पर्म के उसमें फॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, वो हम लेटर स्टेजेस में पढ़ेंगे। फिलहाल स्पर्मेटेड से यहाँ क्या बन रहा है, आपका स्पर्म बन रहा है, और स्पर्म जाके आपके सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज़ करता है, और फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल दिया हमने। अब ये एन के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाया है, इसने क्या बनाया, 2n कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो हमारे पास जो जाइगोट जो होगा वो हमारे पास किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, वो हमारे पास 2n कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा।
अब हम बहुत सारी चीज़ें जो हमने इसमें नहीं डिस्कस की, हम स्क्रीन पे पढ़ते हैं उस चीज़ को। क्या चीज़ें रह गई और क्या चीज़ें अब हमें पढ़नी है। हमने प्री फर्टिलाइजेशन में क्या किया, एक तो पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, जो कि हमने दो फॉर्म्स में पढ़ा, एक oogenesis और एक स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा हम क्या देखते हैं, गैमेट ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है गैमेट का। अब ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट किस तरीके से होता है, अब ट्रांसफ़र होने के लिए ही तो स्पर्म को मोटाइल किया गया है, ठीक है। अब आप यूँ देखिए कि आपका जो ओवम है वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रिसाइड करता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता, ठीक है। पर आपका स्पर्म क्या होता है, पूरा पैसेज थ्रू करके आता है किसके पास, ओवम के पास, और फिर वो फ्यूज़ करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, क्यों आपका ओवम जो है वो मोटाइल नहीं है और आपका स्पर्म जो है वो मोटाइल है। देखो, मोटाइल होने के लिए आप भाई उसके ऊपर भार कम होना चाहिए। जैसे ओवम है वो बहुत मोटा सा स्ट्रक्चर है, एक जगह रिसाइड करता रहता है, ठीक है। स्पर्म है, उसके अंदर सब एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली गई होती हैं, सिर्फ उसके पास अपना क्रोमोसोम जो प्लॉइडी होती है वो एन होती है, और उसके पास सब मोटिलिटी के सब अपना तामझाम वो रखता है, ठीक है। और वो पूरा अपना पाथवे को ट्रैक करता हुआ ओवम के साथ जाके फ्यूज़ करता है। तो तभी जो ओवम होता है उसके पास यॉक होता है, उसके पास सारे न्यूट्रिटिव कंटेंट होते हैं, उस करके वो भारी हो जाता है और वो मूव नहीं कर पाता। तो जो फीमेल गैमेट होता है वो आपका नॉन मोटाइल है इन केस ऑफ ह्यूमंस, हम अभी ह्यूमंस का ही केस ले रहे हैं। और जो आपका मेल गैमेट होता है जो कि है स्पर्म, वो आपका मोटाइल होता है, और जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है वो उसको मोटिलिटी प्रदान करने के लिए ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो उस राउंड शेप्ड की फॉर्म में होता तो इट कांट मूव, वो उतना फ्लेक्सिबल और इतना सब नहीं हो सकता। मोटाइल होने के लिए उसके पास फ्लैजिला फ्लूजिला कुछ तो चाहिए, तो जैसे स्पर्म के पास टेल होती है तो वो उसकी क्या मोटिलिटी के लिए होती है। एंड विच शुगर द स्पर्म यूज फॉर, कोई तो मतलब कहीं से तो एनर्जी, हम लोग हैं ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, तब हमारे अंदर एनर्जी आती है, ठीक है। तो स्पर्म के पास भी तो कोई एनर्जी प्रोड्यूसिंग होना चाहिए जिसके कारण कि वो इधर से उधर मूव कर पाए। मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। हम लोग खाते पीते किस लिए हैं, हम सिर्फ इसीलिए खाते पीते ताकि हम अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पाएँ, एक्सरसाइज कर पाएँ, डे टू डे इधर से उधर घूम पाएँ हम, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी खर्च होती है। तो स्पर्म को इतना मूव करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रक्टोज इज अ शुगर विच इज़ यूज्ड बाय स्पर्म टू प्रोड्यूस इट्स एनर्जी, और वो अपना फ्लैजिलो को वेविंग मूवमेंट में करते करते वो अपने गंतव्य मतलब अपना टारगेट तक पहुंचता है, जो कि है आपका ओवम। उसके बाद पोलर बॉडीज क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेट को रिमूव करने के लिए हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि पोलर बॉडीज फॉर्म हो रही हैं। तो पोलर बॉडीज किस लिए फॉर्म होती हैं, पोलर बॉडीज आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को रिमूव करने के लिए पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं, इनको रिमूव कर देती हैं। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, सिग्निफिकेंस ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज में देखो, मेनोपॉज में क्या होता है, मेनोपॉज ये होता है कि जब आपका पॉज मतलब कोई चीज़ रुक रही है, मैनो मतलब आप इसको मेंस्ट्रुएशन से ले सकते हैं। जब एक फीमेल में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होना बंद हो जाता है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। वहाँ उनके सब oocytes समाप्त हो जाते हैं, तो मतलब वहाँ उस समय फीमेल का फर्टिलिटी रेट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद मेनोपॉज के बाद इट्स अ हार्ड फैक्ट कि कोई फीमेल क्या कहते हैं एक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर पाती है, कि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रह पाती है, ठीक है। तो ये हो गया मेनोपॉज। ये जो एवरी मंथ जो हम ये इस चीज़ मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे, जो एवरी मंथ आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, वो मेजरली क्या होता है, वो आपका oocyte जो कि फर्टिलाइज नहीं हो पाता, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसके कारण एवरी मंथ जो ब्लड फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको इसमें बेसिकली मेनोपॉज समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये गैमेट, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, अब हम गैमेट ट्रांसफ़र पे आते हैं। गैमेट कैसे ना कैसे तो ट्रांसफ़र होने चाहिए, ठीक है। अब गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू ये ओवम तक पहुंचते हैं, ठीक है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कैपेसिटेशन वगैरह, जो कि आपके स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूजन में हेल्प करने को मददगार साबित होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो गैमेट ट्रांसफ़र, अब गैमेट ट्रांसफ़र हर किसी में अलग होता है, जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप का होता है, ह्यूमंस में डिफरेंट होता है, हर ये वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है, ठीक है। गैमेट ट्रांसफ़र हो गया। अब हमने ये बता ही दिया कि मेल गैमेट मोटाइल क्यों होता है, ठीक है, क्यों उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं, किस लिए चेंजेस आते हैं, स्पर्मिएशन वाला प्रोसेस उसमें क्यों होता है, ताकि वो मोटाइल हो पाए, ठीक है। और फीमेल गैमेट आपका इमोटाइल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास भाई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, जो कि भाई जाइगोट को फर्दर डिवाइड करने के लिए और सस्टेन करने के लिए चाहिए, कि आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म, जो मतलब नरिशमेंट के लिए भी तो कुछ चीज मटेरियल चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा इतना जल्दी डेवलप नहीं हो पाता, प्लेसेंटा लेटर स्टेजेस में आता है। तो उस समय की जो उसकी जाइगोट की न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा कौन करता है, आपके वहाँ पे जो योक है, ठीक है, न्यूट्रिटिव पार्ट। सो दिस इज, उसके बाद हम आते हैं जाइगोट पे फर्टिलाइजेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया है इस स्टेज पे आके, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द व्हाट, ओवम, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे आप देखें कि इधर ये जो साइट है आपकी, इस साइट को हम बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जाइगोट बनता है, यहाँ पे क्लीवेज शुरू होनी हो जाती है, फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड करता है, और यहाँ पे क्लीवेज शुरू हो जाती है, फिर ये एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। ओवरी से आपका क्या निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म सेल्स इसको जाके फ्यूज़ कर मतलब इसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, और इसमें से जाके मोस्टली एक ही स्पर्म इधर तक मतलब जाके सेल को एग को फर्टिलाइज कर पाता है, ठीक है। और पोलिस्पर्मी एक प्रोसेस होता है बच्चा, मतलब एक से ज़्यादा अगर स्पर्म्स एग को अगर फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, पोलिस्पर्मी, पर ये इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, इस कारण ही सिर्फ एक ही स्पर्म आपके जो oocyte है उसको फ्यूज़ कर पाता है, ओके। तो मतलब एक स्पर्म एक oocyte, और फिर ये बना के क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में फिर डिवीजन शुरू होने लग जाती है। इट इज़ जाइगोट क्या है, इट इज़ अ सिंगल सेल डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर। जाइगोट इज़ अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन and the next. Every sexually reproducing organisms including human beings लाइफ विथ सिंगल सेल जाइगोट। हम सब कहते हैं, हमारी क्या कहते हैं, सेल को ही कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। देखो, क्योंकि ओरिजिन आपका कहाँ से होता है, सिंगल सेल जाइगोट से ही होता है, ठीक है। फर्दर डिवीजन होती हैं, तब जाके आप फुल्ली ग्रोन ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप करते हो। पर बेसिकली आप कहाँ से इवॉल्व होके आए हो, आप सिंगल सेल से ही आप एक मल्टीफंक्शनल ह्यूमन बीइंग में, मल्टी सेल्ड मल्टीफंक्शनल ह्यूमन बीइंग में डेवलप होते हो, ओके। उसके बाद स्टेजेस होती हैं, सेल मोर्यूला होती है, ब्लास्टुला होती है, और कौन सी स्टेजेस होती हैं, गैस्ट्रुला होती है। विथ शुगर आपको मैंने अभी रिवाइज कराया, कौन सी शुगर होती है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करती है स्पर्म की, क्या नाम है उस शुगर का, फ्रक्टोज, ठीक है। ऐसे ये हेप्लॉइड स्पर्म होता है, ये हेप्लॉइड एग है, और ये डाइप्लॉइड जाइगोट को फॉर्म करता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं ना, हम पहले भी बोल रहे थे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 50% पेरेंटल होता है, पेटर्नल होता है, 50% मैटरनल होता है। तो ये 50% आपके पास पेटर्नल क्रोमोसोम्स आ गए, 50% आपके पास मैटरनल जीन्स आ गए, और ऐसे कंबाइन होके आपका डाइप्लॉइड जाइगोट बन गया। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर सब कुछ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बीच में जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स एंड मैच होके आप डॉटर ऑफ स्प्रिंग्स में नज़र आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे फर्टिलाइज सेल डिवाइड करते हैं, फिर एम्ब्रियो बनते हैं, और ये जो लाइनिंग है यूट्रस की वॉल की लाइनिंग है, यहाँ पे जाके एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे आके वो प्लांट हो जाता है, और फिर उसको यहाँ से न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है, फिर उसके बाद प्लेसेंटा भी आपके फॉर्मेशन में आ जाती है। अब ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती हैं, ठीक है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती हैं और वो 8 सेल स्टेज में चला जाता है, ठीक है। जाइगोट हमने बना लिया, ये सिंगल सेल है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्लीवेज हुई, क्लीवेज हुई है, इसमें माइटोसिस नहीं हुआ है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, माइटोसिस में तो सब कुछ ऐसे अलग अलग हो जाता है, कि क्लीवेज में क्या होता है कि जैसे ये सेल है, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो गया, ठीक है, पर जो आपका साइटोकाइनेसिस है वो पूरी तरीके से नहीं होता, ठीक है। फाइनली ये ब्लास्टुला के अंदर डेवलप कर जाता है, मतलब अब इसमें ब्लास्टुला के अंदर कैविटी को बच्चा हम है ना मेजरली जो हमारा क्या होता है बायोलॉजी, उसमें कैविटी को सील बोलते हैं, मतलब सीलोम बोलते हैं, पर सील इसका मतलब सफिक्स या सफिक्स लग जाता है बहुत चीज़ में। अब ये ब्लास्टुला की कैविटी है, तो इसमें इसको क्या बोला गया है, ब्लास्टोसील, ठीक है। ब्लास्टुला हो गया। पहली स्टेज आपकी आती है मोरूला की, ठीक है, मोरूला की स्टेज आ गई। उसके बाद आपकी स्टेज आती है ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला के अंदर कैविटी होती है, मोरूला के अंदर कोई कैविटी नहीं होती। मोरूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इस स्टेज को मोरूला बोला जाता है, ठीक है। नो कैविटी फॉर्म फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से बनती है, और मोरूला आपकी 16 सेल स्टेज होती है, ठीक है। ब्लास्टुला बन गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला। उसके बाद गैस्ट्रुला बनता है, ठीक है। गैस्ट्रुला गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस किस लिए होता है, कि जर्म लेयर्स बनाने के लिए। जर्म लेयर्स क्या होती हैं बच्चा, जर्म लेयर्स, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे, मतलब आपको हर ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। जर्म लेयर्स होती हैं मीजोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। अब इनको भी याद रखने का आपको खुद से ही पता चल जाएगा, वैसे तो आपने 11th में पढ़ा ही हो गया। मीजोडर्म मतलब, मीजो मतलब जो लेयर 2 लेयर के बीच में है, ठीक है, ये बीच वाली लेयर है। एक्टोडर्म मतलब ये सबसे आउटर लेयर है। एक्टो का मतलब मेजरली आउटर ही होता है बायोलॉजी में, ठीक है। एंडोडर्म मतलब ये बिल्कुल इनर लेयर है, ओके। तो ये देखो, ये एंडोडर्म होगी, ये एक्टोडर्म बाहर वाली होगी, और बीच वाली इसने मैं मेंशन नहीं कर रखी, बीच वाली लेयर मीजोडर्म होगी, ठीक है। और ये जो जर्म लेयर फॉर्म होने का फॉर्मेशन होता है, ये गैस्ट्रुलेशन होता है, मतलब बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, और ये जो ब्लास्टुला है अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज कर जाता है कि डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, और जब वो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं उस चीज़ को हम गैस्ट्रुला बोलते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट दिस। अभी हम इम्प्लांटेशन में नहीं आएंगे, अभी हम गैस्ट्रुलेशन में ही कोई चीज़ पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि बहुत सारी जर्म लेयर फॉर्म हो जाती हैं, तो बच्चों जर्म लेयर तो फॉर्म हो जाती है, पर जर्म लेयर का काम क्या होता है, ठीक है। जर्म लेयर का कोई तो काम होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि बहुत सारी जर्म लेयर्स हो गई और उनको जर्म लेयर से आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। हर जर्म लेयर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को बनाती है, ठीक है। यूँ नहीं है कि सिर्फ एक जर्म लेयर से सिर्फ आपका एक ही ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ओके। ये बात ध्यान में रखने की है कि ऐसे नहीं कि एक जर्म लेयर से आपका एक ही ऑर्गन सिस्टम बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अब जैसे एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से कौन से बन रहे हैं, आपके नर्वस बन रहा है, नर्वस सिस्टम बनता है, आपका इंटेग्यूमेंट्री बनता है। इंटेग्यूमेंट्री क्या होता है, स्किन वाला। उसके बाद एंडोडर्म, एंडोडर्म कौन सी वाली लेयर होती है बच्चा, एंडोडर्म कौन सी वाली लेयर होती है बच्चा, जो इनर वाली लेयर होती है। उसमें से कौन सा सिस्टम बनता है, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। फिर जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, ठीक है।
मीजोडर्म से आपका मेजॉरिटी लाइक मस्कुलर, मीजोडर्म से बहुत सारे बनते हैं, मस्कुलर सिस्टम भी इससे बनता है, स्केलेटल, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये सब बनता है। अब बहुत बार इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्शंस हम बाद में देखेंगे, अभी हम इस चीज़ का बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो अगर आप टीथ में लगा लो, टीथ है, उसमें एनिमल किसी और चीज़ का बना हुआ है, उसमें डेंटाइन किसी और चीज़ का बना हुआ है। आपका एनिमल कौन बनाता है? एक्टोडर्म आपका एनिमल बना लेता है, और आपका डेंटाइन मीजोडर्म आपका डेंटाइन बना लेता है। तो मतलब एक ही चीज़ की डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट आपकी जर्म लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे हमने टीथ का ही इसमें एग्जाम्पल ले लिया, तो इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो यहाँ हमने गैस्ट्रुलेशन तक पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, कि ये हमारी यूट्रस की लाइनिंग के अंदर आपका ये जो एम्ब्रियो है वो प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इसने फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट हो गया, उसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज आई, 2 सेल्ड स्टेज हुई, फिर 4 सेल्ड स्टेज बनी, फिर 8 सेल्ड अनकम्पैक्टेड मोरुला बना, ठीक है, उसके बाद 8 सेल्ड कम्पैक्टेड मोरुला बना, उसके बाद आपका अर्ली ब्लास्टोसिस स्टेज आई, ठीक है, उसके बाद आपकी हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बाकी अभी हम देखते हैं। और उसके बाद लेटर ब्लास्टोसिस्ट, पहले अर्ली आएगी फिर लेटर आएगी, फिर उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन, मतलब इस चीज़ को आपको कहाँ पे, जो आपका एम्ब्रियो है उसको आपकी जो यूट्रस लाइनिंग होती है उसके अंदर वो क्या करा देता है? इम्प्लांट करा देता है। मतलब इसके अंदर ये फिट हो जाता है, यहाँ से ये नरिशमेंट लेना शुरू कर देता है। सॉरी कहाँ पे है ये आपकी होगी 4 सेल स्टेज। तो डे 4 कंसीव करने के मतलब फर्टिलाइजेशन के नियरली 8 से 9 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। यूँ नहीं है कि आपने मतलब आज फर्टिलाइजेशन हुआ, आज कंसीव हो गया और आज ही इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन को समय लगता है, ठीक है। उसके बाद पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ फीमेल गिव्स बर्थ टू व्हाट? द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है, इसमें सर्वाइकल डायलेशन होता है। सर्वाइकल डायलेशन क्योंकि सर्विक्स से ही आपका जो ये न्यूबॉर्न बेबी है वहाँ से निकलता है, तो सर्विक्स एक बहुत छोटा पार्ट होता है, तो सर्वाइकल डायलेशन होना 24 आवर्स पहले होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स डायलेट करना शुरू कर जाता है, ठीक है, 24 घंटे पहले। लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द बेबी 30 to 90 मिनट्स, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा 15 to 30 मिनट्स। और ये सब आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप बेसिकली पार्चुरेशन में ये पढ़ेंगे। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी, ठीक है। और इस बर्थ के दौरान बहुत सारे हार्मोनल एक्शंस भी होते हैं। हार्मोनल का एब्रप्ट इंक्रीज़, किसी हार्मोन का इंक्रीज़, किसी के लेवल्स बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाते हैं। वो हम जब इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिकली पार्चुरेशन में क्या पढ़ रहे हैं? पार्चुरेशन में आपका पार्चुरेशन का मैकेनिज्म होता है टू गिव बर्थ टू द बेबी। इसमें क्या होता है? पहले आपकी सर्विक्स डायलेट करती है, फिर बेबी पार्शली डायलेटेड सर्विक्स से सबसे पहले हेड बाहर निकलता है, ठीक है। बेबी अपने आप को ड्यूरिंग जब यूँ होता है कि डिलीवरी का टाइम आ गया, वो अपने आप को इस तरीके से पोजिशन करता है कि उसका हेड डायरेक्टली अंडर द सर्विक्स हो, और फिर वो हेड के थ्रू बेबी बाहर निकलता है, और बाद में जो प्लेसेंटा है वो निकल के आती है, अम्बिलिकल कॉर्ड्स, और फिर हम इनको कट करके और सब इसकी जो बेबी को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट पार्चुरेशन। उसके बाद ओवीपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक पार्थिनोजेनेसिस, हाँ, हम पार्थिनोजेनेसिस पहले पढ़ते हैं। एक और तरीका है रिप्रोडक्शन का, पार्थिनोजेनेसिस। ये इंसेक्ट्स एंड बीज में होता है मेजरली। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि सीधा आपके ओवम से ही आपको फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। तो मतलब इसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो स्किप हो जाता है, समझ रहे हैं। जैसे इसमें देखें कि मेल बी है, मेल बी माइटोसिस करके स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर देखो मेल बी
एनप्लॉयडी में है, ये माइटोसिस करके स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करती है। स्पर्म और क्वीन मियोसिस करके क्या बना रही है, एग सेल्स बना रही है, एन एंड एन, ठीक है। अगर ये जो फर्टिलाइज करके जब वो इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो ये फीमेल बनती है। तो अगर ये जो फीमेल बनी है, अगर ये हनी के ऊपर फीड कर जाती है तो ये स्टेराइल फीमेल होती है, ठीक है। अगर ये रॉयल जेली के ऊपर फीड करती है, मतलब ये सिस्टम है, ये आपको लेटर क्लासेस में पता चलेगा। मतलब यहाँ पे जब ये तो हम केस ले रहे हैं, ये पार्थेनोजेनेसिस का केस नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन का केस है। इसमें दोनों चीज़ होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस भी होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल स्पर्म सेल्स का और एग सेल्स का, तो आपको 2n फीमेल मिलती है, ठीक है। और जब वो 2n कंडीशन की जो फीमेल होएगी, अगर वो हनी के ऊपर फीड कर लेगी तो स्टेराइल फीमेल बन जाती है, ठीक है। अगर तो वो रॉयल जेली के ऊपर फीड करती है तो वो क्वीन बन जाती है, जिसकी 2n कंडीशन है। और क्वीन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग एग सेल्स, और उससे वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू अगर फर्टिलाइजेशन करती है तो वो ड्रोन बनाती है। अगर क्वीन फर्टिलाइजेशन के थ्रू अगर डेवलपमेंट करती है तो वो क्वीन भी बना सकती है और स्टेराइल फीमेल भी बना सकती है, जिनको हम क्या कहते हैं, वर्कर्स बोलते हैं, ठीक है। समझे? तो अब ये अगर क्वीन में मियोसिस हुआ, एग सेल्स प्लॉइडी में है और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, देखो यहाँ हो रही है पार्थेनोजेनेसिस, समझे? क्योंकि इधर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, सीधा आपके एग सेल से आपके ड्रोन्स बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और आपका फुली फ्लेज्ड ऑफस्प्रिंग्स भी मिल जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन का रोल नहीं होता, सीधा आपका सेल से ही आपके क्या बन जाते हैं, फुल फ्लेज्ड ऑफस्प्रिंग्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं ओवीपेरस एनिमल्स वर्सेस विविपेरस एनिमल्स। क्या समझते हैं? ओवीपेरस एनिमल्स रेफर्स टू द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एग्स दैट मैच्योर एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। पहले हम सिर्फ ओवीपेरस के बारे में देखेंगे, ठीक है। ले ईदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स में अंडरगो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, मैं आपको बताना भूल गई, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चा, ये इसका एग्जाम्पल है आपका फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों अपने जो गैमेट्स हैं उनको बाहर पानी के अंदर रिलीज करते हैं और जहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ zygote occurs outside the female. The embryo receive nutrients from the yolk. The chance of survival are less. Birds, reptile, amphibians and most fish, insects are the example. तो आपने बर्ड्स में देखा है कि बर्ड्स क्या करती हैं, रेप्टाइल्स अपने एग ले करती हैं, ओवीपेरस एग लेइंग। दैट रेफर्स टू द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एग्स दैट मैच्योर एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। वो मैच्योर और वहाँ उनसे जो उनके ऑफस्प्रिंग्स निकलना, हैच होना कब शुरू करते हैं, जब वो बॉडी के बाहर होते हैं। ले ईदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, वो एग भी फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज्ड कैसे भी वो ले करते हैं। अंडर को इंटरनली भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है और एक्सटर्नल भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अकर्स आउटसाइड द फीमेल। जब जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, वो पूरा वो जो एग होता है ना, एग शेल्फ, उसके अंदर ही आपका जाइगोट डेवलप करता होता है और उसको जो न्यूट्रिएंट होता है वो वहाँ के योग से मिलता है। जो हमारे अंदर जो न्यूट्रिटिव कंपाउंड योग होता है वो इतनी क्वांटिटी में नहीं होता, क्योंकि हमें बाद में प्लेसेंटा की हेल्प मिल जाती है, ठीक है। पर यहाँ पे उनका कोई प्लेसेंटा नहीं होता, क्योंकि पूरी डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी हो रही है, तो योग जो भर भर के होता है, ठीक है। The chances of survival are less क्योंकि उसको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता। अगर वो इनसाइड बॉडी होता है तो वो बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव रहता है, बाहर तो भाई कोई प्रीडेटर्स आके आपके एग्स को डिस्ट्रॉय कर जाएं तो वो सर्वाइवल चांसेस उनके कम हो जाते हैं। विविपेरस एनिमल रेफर्स टू द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू डेवलप्ड लाइव यंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये मैमल्स में ही होता है, जैसे अपने के अंदर जो लगा लो, वी आर विविपेरस। गिव बर्थ टू यंग इंडिविजुअल, अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है। डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अकर्स इनसाइड द फीमेल, फीमेल के अंदर ही जाइगोट डेवलप होता है। एम्ब्रियो रिसीव द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू मदर से ही आपके न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, योग की ऐसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होते हैं तो उनके चांसेस सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं। तो मैमल्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, आपके विविपेरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पार्थेनोजेनेसिस मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन ऑफ एन ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस में कोई फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं हो रहा है, स्पेशली एज नॉर्मल प्रोसेस इन सम इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर प्लांट्स। ये होता है इंसेक्ट्स और लिजर्ड्स में होता है। प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग्स, एन से एन बनता है। क्यों एन से एन बन रहा है, क्योंकि बीच में फर्टिलाइजेशन फ्यूजन तो हो नहीं रहा, तो प्लॉइडी ना तो डेवलप ना तो डबल हो रही, तो एन से एन ही बनता है, प्लॉइडी आपकी मेंटेन्ड रहती है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू पार्थेनोजेनेसिस मोस्टली हैप्लॉइड एंड अनेबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब वो एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस होके आए हैं तो वो फर्दर सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट, पार्थेनोकार्पी जो होता है बच्चा वो मेजरली प्लांट्स का एक क्या है प्रोसीजर है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन, इसमें भी पहले फर्टिलाइजेशन नहीं होती और फ्रूट डेवलप हो जाता है। फ्रूट प्रोड्यूस थ्रू पार्थेनोकार्पी डज नॉट कंटेन सीड्स, इसके अंदर सीड्स नहीं होते क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, तो सीड्स कैसे बन जाएंगे। डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, कोई ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करते। अकर्स इन प्लांट्स सच एज वाटरमेलन, बनाना एंड पाइनएप्पल, रोजेस। बनाना के अंदर आपने देखा है सीड्स तो होते ही नहीं, हालांकि वाटरमेलन के अंदर होते हैं सीड्स, पर कुछ ऐसी वैरायटी भी आती है वाटरमेलन की जिनमें क्या कहते हैं सीड्स नहीं होते, सीडलेस वाटरमेलन भी होते हैं। तो पार्थेनोकार्पी आपको समझ में आ गया। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पहले फर्टिलाइजेशन नहीं होती और फ्रूट डेवलप हो जाता है। सो दिस इज ऑल, और हम बेसिक जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका अंदर इनर जो मैकेनिज्म होएगा वो आपके नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ आपको मतलब बेसिक यू है ना, ट्रेलर है आपका रिप्रोडक्शन का, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।